दोस्तों, दक्षिण भारत का ये मेरा पहला सफ़र है और यूँ कहीं कि शायद मैं कभी दक्षिण भारत की तरफ जाने की सोच भी ना पाता अगर मेरे जो मित्र हैं मोहन सुंदरम, जिनकी वजह से कि मैं इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। और किसी भी तरह से ब्लॉग बनाने जैसी कोई चाह नहीं है। बस अपना ये अनुभव, अपनी ये कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको मैं कहीं सुरक्षित रखना चाहता था। इसी वजह से ये जो वीडियो है ये मैंने बनाने का सोचा। तो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ वो दिल्ली से सबसे पहले चेन्नई के लिए था और चेन्नई से जो हमारा पड़ाव था वो था सेलम के लिए। तो चेन्नई से सेलम के बीच में एक मेरे जो मोहन सुंदरम जी जो मेरे साथ थे, कलीग थे मेरे, उनका कुलदेवी का एक मंदिर है जहाँ पे कि हमें जाके उन्हें कुछ पूजा अर्चना करनी थी। और पूरे दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो भगवान शिव के आपको बहुत ज़्यादा जो मंदिर हैं वो दिखाई देंगे। या यूँ कहें कि दक्षिण भारत जो प्रसिद्ध है एज़ एन टूरिज़्म नहीं, मैं कहूँगा कि वो धार्मिक स्थलों के लिए, मंदिरों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पूरे सफ़र में जो मैंने देखा, जो सबसे ख़ास बात थी वो ये कि आप पूरा ब्लू स्काई यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब आपको देखने को मिलेगा पोल्यूशन फ्री, बेहतरीन हाईवे और आसमान पूरी तरह से क्लियर। ये कह सकते हैं कि आप प्रकृति को पूरी तरह से आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति का यहाँ पे। 5 दिन के अंदर हमने अराउंड 2400 किलोमीटर का सफ़र तय किया और इस समय मैं कावेरी नदी के तट पर हूँ। जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा कुलदेवी का मंदिर है। अभी वहाँ पे पूजा का समय था तो मैंने सोचा थोड़ा कावेरी नदी में बैठकर थोड़ा सा शांति महसूस की जाए। सो बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा था यहाँ पे। कुछ पल मैंने यहाँ बिताए। और दक्षिण भारत के मैं विषय में यही कहना चाहूँगा कि आप जाएं तो नॉर्थ की तरह आप अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सोच के आप चल रहे हैं तो उस तरह से कुछ नहीं। यहाँ प्रकृति को आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, जनरली लोग आपको ठंडा पानी यहाँ पर पीने को नहीं मिलेगा। और ये जो कुलदेवी का मंदिर है, यहाँ से अब मैं सेलम की तरफ चलना शुरू हुआ, जहाँ पे उनकी एक सिस्टर हैं, उनके घर में हमें रुकना था। तो सेलम जो प्रसिद्ध है वो अपने साड़ियाँ वगैरह जो हैं वहाँ पर वो कारखाने हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, तो वही सब वो लोग बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, और सेलम से फिर मेरा जाना हुआ त्रिचंगोड में। सेलम सिर्फ मैं रात को पहुंचा था। ये मैं इस समय त्रिचंगोड, सॉरी मैं प्रोनाउंस शायद ठीक से नहीं कर पाऊँ, त्रिचंगोड में एक गांव में उनका घर था। और यकीन मानिए इतनी खूबसूरत शाम मुझे याद नहीं मैंने कभी बिताई हो प्रकृति के बीच में। बहुत ही खूबसूरत ये छोटा सा गांव था। त्रिचंगोड जो शहर है वो प्रसिद्ध है अपना अर्धनारीश्वर मंदिर के लिए। अर्धनारीश्वर मंदिर लॉर्ड शिवा का जो मंदिर है वो अर्धनारीश्वर रूप में, आई थिंक पूरे एशिया में, ये वर्ल्ड में सिर्फ एक इकलौता मंदिर है और पूरे एक पत्थर की चट्टान पे ये बना हुआ है। सो उस चट्टान को काट के ही रोड बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। और सीढ़ियों से भी रास्ता है, पैदल भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत शहर है। छोटे छोटे कारखाने हैं, साड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। तो यकीन मानिए गांव में जाके इतनी खूबसूरत मतलब मैं जितना भी कहूँ उतना कम होगा। ये सामने में जो आप देख पा रहे हैं यही वो पहाड़ी है अर्धनारीश्वर मंदिर की। तो सुबह हमने सोचा है कि अगली सुबह जो है वहाँ पे हम जाएंगे। और आज सुबह मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा गांव को
स्कूटर से एक राउंड लिया जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गांव है। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ नॉर्थ में शायद देखने को नहीं मिलते हैं। और महात्मा गांधी का ये कथन कि असली भारत अगर देखना है तो वो गांव में मिलेगा, ये बिल्कुल सच साबित होता है। पूरी तरह से भारत को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो वो भारत के गांव हैं और कहीं आप इसे अनुभव नहीं कर सकते। सो वहाँ जाने से पहले एक छोटी सी राइड ये त्रिचंगोड़ गांव में। ये मोपेड मैंने देखे यहाँ पर जो है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग ये छोटा मोपेड टाइप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आई थिंक एवरेज कम है और यूटिलिटी के हिसाब से भी कॉस्ट में भी कम पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है, लोग बहुत सिंपल हैं यहाँ पे और अपने कल्चर को कह सकते हैं कि पकड़ के जो ज़िंदा रखा है उन्होंने, जिस तरह से, चाहे वो अपने पहनावे में हो, बोली भाषा में हो, हर तरह से अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये आज की सुबह जो है ये त्रिचंगोड़ में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पीसफुल मॉर्निंग। शायद ही अपने भागते दौड़ते गुड़गांव शहर में इस तरह की सुबह कभी महसूस की हो। और प्रकृति के बीच में आप वैसे भी बहुत तरोताज़ा सा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन नहीं है मेरे पास घूमने के लिए, और आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि मैं पूरे दक्षिण भारत को इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया, विदिन 5 डेज़ हमने कवर किया। तो अभी हम जाने वाले हैं अर्धनारीश्वर मंदिर में, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते रहेंगे आपसे, आगे सफ़र में बने रहिएगा मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे लोगों की जीविका का साधन ये कॉटन और सिल्क की धोतियाँ बनाना, ये पारंपरिक तरीके से धोतियाँ बनाते हैं। पुरानी मशीनें हैं, ये लघु उद्योग जो यहाँ पे था अब शायद कहीं खो सा रहा है, लेकिन आज भी लोगों की जीविका का आधार है यहाँ पे। और बहुत ही साधारण जीवन गांव के लोगों का। ये इस समय मैं अर्धनारीश्वर मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पूरे पत्थर की चट्टान पे काट के ये सड़क बनाई गई है। और जितना कि मोहन सुंदरम जी से
हमें जो जानकारी मिली, अर्धनारीश्वर जो मंदिर है वो कुछ ऋषि मुनियों ने कुछ जड़ी बूटियों और कुछ खनिज को मिला के एक मूर्ति बनाई थी भगवान शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर रूप में। सो कहा जाता है कि इसके ऊपर जो जल हम चढ़ाते हैं उससे जो भी उस मूर्ति से जो धुल के जो जल निकलता है उससे काफ़ी सारी रोगों का निवारण होता था एक समय में। तो धीरे धीरे लोगों को आवश्यकता हुई और वो उसमें जल चढ़ा के, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चढ़ाया है तो अब वो काफ़ी लीन हो गई है मूर्ति। पहले प्रॉपर थी, अभी तो काफ़ी लीन दिखाई देती है। और मंदिर आप देखेंगे कि छोटे से छोटे गांव में भी जितने मंदिर हैं वो बहुत भव्य हैं। एक ही पैटर्न पे मंदिर हैं, चारों दिशाओं में उनके द्वार होंगे, बीच में मुख्य द्वार होगा और एक पिलर है बिल्कुल मंदिर के सामने जो होगा। और ये जो गण हैं, हर किसी भी शिव मंदिर में 108 गण के आपको ये छोटी छोटी मूर्तियाँ ज़रूर नज़र आएंगी किसी भी शिव के मंदिर में। और ज़्यादातर मंदिर के अंदर को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आपकी जो भावना है, जो अनुभव है, वो आप मंदिर में जाके ही महसूस कर सकते हैं। वो किसी तरह से मैं चाहूँ कि मैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराऊँ, कैमरा लेके जाऊँ, तो वो मैं समझता हूँ कि मैं भी एक आध्यात्मिक तरीके से वहाँ पे गया हूँ, तो मैं उस अनुभव को अपने साथ ही रखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ तो उस अनुभव को आप स्वयं फ़ील करें। कोई भी वीडियो या किसी भी तरह के आप मूवी या वीडियो देखने से जो है वो जो आत्मिक शांति है वो आपको महसूस नहीं होती है। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव होने वाला है त्रिचंदूर। त्रिचंदूर में भगवान कार्तिकेय का जो हिंद महासागर के तट पे एक बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही पुराना और भव्य मंदिर है, बहुत मान्यता है उसकी। सो अगला पड़ाव हमारा वही होने वाला है। मे बी लेट इवनिंग हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो अब देखते हैं जितने बजे भी पहुँचें। और त्रिचंगोर से त्रिचंदूर हाईवे बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतना बेहतरीन, आपको मंजिल से ज़्यादा जो आप महसूस करेंगे, सफ़र को महसूस करेंगे। सफ़र बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर, आप एंजॉय करेंगे रोड्स को, सीनिक ब्यूटी को और नेचर को, पोल्यूशन फ्री नेचर, क्लीन स्काई, ब्लू स्काई आप देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको पोल्यूटेड नहीं दिखेगा। और हाईवेज़ भी बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं है यहाँ पर, जितना कि मैं अभी तक अराउंड 1000 या 1000 किलोमीटर करीब हम ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई जैम या बहुत ज़्यादा हैसल इस तरह का कुछ भी नहीं है। सो इस समय हम ये त्रिचंगोर से त्रिचंदूर के बीच में हम एक जगह क्रॉस करते हैं, मदुराई। सो रामेश्वरम के लिए भी मदुराई, ये यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है। मदुराई एक अच्छा व्यावसायिक शहर है ये। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मदुराई में हम रुके हैं अभी। इट्स अ सनी डे। सो इस समय जो हम खड़े हैं, इस समय हम खड़े हैं मदुराई में। तो इट्स अ सेंटर ऑफ त्रिचंदूर टू त्रिचंदूर। सो आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्टली बिकॉज नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंगली नाम थोड़े से नॉट ऑन अ टंग। सो हमने त्रिचंदूर से स्टार्ट किया त्रिचंदूर के लिए। देयर इज अ बिग टेम्पल देयर, इट्स ऑस्पिशियस टेम्पल देयर। सो इस समय मदुराई में है। सो वेरी नाइस हाईवे। थोड़ा सा गर्मी है ज़्यादा,
लेकिन आप रहिए हमारे साथ। और ये त्रिचंदूर के रास्ते में एक मेरा पहला अनुभव था ये, एक तरह से कह सकते हैं नमक के खेत देखने का। तो ये सी वाटर से किस तरह से नमक निकाला जाता है ये सब हमने देखा। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के मैंने सोचा ये मेरे लिए पहला अनुभव है तो ज़रूर इसे पास से अनुभव किया जाए। तो ये आप देखेंगे ये नमक के चारों तरफ से पानी को ला करके इस तरह से ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें वो पानी फिर इस तरह से आई डोंट नो जो भी सिस्टम है, और इस तरह से नमक के पूरे खेत के खेत दूर तक दिखाई देंगे। ये देखिए ये इसके बाद ये फर्मेंटाइज जिस तरह से भी करेंगे फैक्ट्रीज़ में जाके, पर ये खारा नमक है जो कि यहीं सामने खेत से निकाला गया है अभी। इस जगह का जो अनुभव है ये हर तरह से मेरे लिए नया है और यूनिक है, पहली बार है मेरे लिए, और शायद दोबारा मेरा जाना हो भी ना। इतना दक्षिण भारत की तरफ जल्दी से हम सोचते नहीं जाने के लिए, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया हमने कवर किया है दक्षिण भारत का इस वीडियो के थ्रू। और जैसा कि मैंने कहा था हम त्रिचंदूर जाने वाले, शाम काफ़ी हो गई थी, हम काफ़ी लेट पहुँचे यहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए ये अलौकिक अनुभव है इस समुद्र तट का। मंदिर के अंदर को मैंने वीडियो शूट नहीं किया वहाँ पे, लेकिन एक अलग ही तरह की ऊर्जा है अंदर पूरी तरह से। और दूसरा मंदिर में कुछ जो विशेष रूप से मैं देखता हूँ यहाँ पर मोस्टली बहुत भव्य मंदिर हैं। आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखें तो सालों से हिंद महासागर के बिल्कुल तट पे बना हुआ है ये। इतने तेज़ जो वेव्स हैं ये टकराती रही होंगी, लेकिन मंदिर अपनी जगह सुरक्षित हैं। और मंदिर के अंदर बेसिकली ये जो लाइट्स हमारी होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है यहाँ पर। जो वहाँ पे दर्शन का जो सिस्टम है वो कि वो दिए लेके आपको दर्शन कराएंगे, और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है मंदिर के अंदर। आप वेस्टर्न कपड़े ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। बालों में जो स्त्रियां हैं या लेडीज़ हैं वो बालों में गजरा लगा के, या ट्रेडिशनल ड्रेस सूट या साड़ी ज़्यादातर, लेकिन हम लोग सूट पहन सकते हैं। और त्रिचंदूर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर इस समुद्र तट के किनारे जो अनुभव है वो अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही बेहतर अनुभव है। यहाँ पे कभी आएँ तो ज़रूर कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पे बिताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हम लोग शायद ना बिता पाएँ। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं दूर तक ज़मीन, ये समंदर और आसमान, ज़मीन और आसमान को मिलते हुए आप देख सकते हैं। इन्फिनिटी पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा और आसमान मिलता हुआ इस समंदर से। तो बेहतरीन अनुभव है ये। आएँ, बैठें यहाँ पे और महसूस करें इस ऊर्जा को आप। और दोस्तों, इस समय मैं रामेश्वरम में हूँ। यहाँ पर ये समुद्र का तट थोड़ा शांत दिखाई देता है, और ये एक अजीब सी बात है। जैसा कि जो मान्यता है वो ये कहा जाता है कि जब लंका पे विजय के पश्चात श्री राम यहाँ पे आए और ब्रह्म हत्या के पाप से उन्होंने यहाँ पे जो शिव जी की आराधना की थी, तो उस समय शाम के समय पूजा का समय था, शिवलिंग नहीं था यहाँ पर। तो माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाए थे और समुद्र से मतलब प्रार्थना की कि वो अपने वेव्स को थोड़ा शांत करें, ताकि उनका ये शिवलिंग जो है उनके वेव्स के साथ ना चला जाए। और तब से यहाँ पे समुंदर इतना शांत है। सिर्फ इस जगह, इसे अग्निकुंड कहा जाता है। सो रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश से पहले आपको अग्निकुंड में स्नान करना है। उसके बाद अंदर जाके वहाँ पे 24 कुएँ हैं,
जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गहराई भी थोड़ा कम है। जिस तरह से कि हमारे वहाँ पर भागीरथी या गंगा की जो मान्यता है, उतना ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस अग्निकुंड की मान्यता है। और जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी दूर तक गहराई नहीं, काफ़ी अंदर तक लोग जा पा रहे हैं। जनरली इसके आसपास जो भी समंदर है, उसमें इतनी तेज़ वेव्स हैं कि आप उसमें खड़े रहना भी मुश्किल है। बहुत ही मतलब डरावना सा एक समंदर कह सकते हैं आप। बट यहाँ पर ये काफ़ी शांत है। तो मंदिर में प्रवेश से पहले आपको यहाँ स्नान करना है। फिर उसके अंदर 24 कुएँ हैं, जो बताते हैं कि श्री राम ने तीर से वो स्नान किया था उन 24 कुओं में, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप था उनके पास, क्योंकि ब्राह्मण थे रावण। तो उससे मुक्ति के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे स्नान करके शिव की आराधना की थी, और इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है रामेश्वरम। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम। अलग ही अनुभव यहाँ से जो हमारा अगला पड़ाव था वो धनुषकोडी था। तो हमने सोचा चलो रामेश्वरम है तो धनुषकोडी को कैसे मिस किया जाए। तो धनुषकोडी ज़रूर, मुझे लगता है कि एक अलग तरह का अनुभव है धनुषकोडी में भी जाना। धनुषकोडी लास्ट पॉइंट है लैंड का, इंडियन लैंड का। तो इसके बाद समंदर, उसके बाद श्रीलंका। और एक ख़ास बात मैंने देखी, आप जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये समंदर इस तरफ शांत है। इसके दूसरी जो हिंद महासागर है, 2 इंडियन ओशन हैं यहाँ पर जो मिलते हैं आपस में। दूसरी तरफ बहुत तेज़ वेव्स हैं, एक तरफ एकदम शांत हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे पहुँच के, यहाँ धनुषकोडी के पास पहुँच के आप एक महसूस करते हैं उस पल को कि जब श्री राम यहाँ पे खड़े होकर उन्हें कुछ भी ना दिखाई दिया। और ये भी कह सकते हैं कि निराशा में आशा वाला जो कथन है वो यहाँ पे सच होता है। यहाँ पर खड़े होके आप सोचो कि आपको अगर दूसरी दुनिया का कुछ भी ना दिखाई दे रहा और आपको ये क्रॉस करना है, तो अंत दिखाई देता है यहाँ पर। उसके बाद भी वो पुल बना, वो सीता जी को लेने गए, तो वो निराशा में आशा का जो स्लोगन है वो चरितार्थ होता है यहाँ पे खड़े होके। आप जो भी लोगों ने हमारा महाकाव्य रामायण पढ़ा है, उसको महसूस करें कि क्या मनोस्थिति उस समय श्री राम की रही होगी जब वो ये धनुषकोडी में यहाँ पर हूँ मैं। किस मनोस्थिति से आप देख रहे हैं पीछे, किस मनोस्थिति से श्री राम उस समय गुजरे होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि मैं इस एंड पॉइंट पे हूँ और मुझे आगे कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, ये सारी चीज़ें उनके मन में आई होंगी। तो एक आम आदमी के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि देखिए क्या वो महाकाव्य उस समय लिखा गया किस तरह से। लेकिन बेहतरीन अनुभव, शायद शब्दों में मैं उसे आप लोगों को समझा ना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आप आएँ, खड़े हों और उस सिचुएशन को ज़रूर एक बार आप सोचें। और इस समय मैं खड़ा हूँ पंबन ब्रिज के पास। पंबन ब्रिज का जो स्टोरी है वो ये है कि 1964 में जब साइक्लोन आया था, उस समय यहाँ पर रोड्स वगैरह नहीं थे। तो ये ओनली दैट रेलवे ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये रेलवे ब्रिज ही एकमात्र साधन था रामेश्वरम में जाने का। तो साइक्लोन में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। पूरी ट्रेन जो है उस साइक्लोन में समुंदर में चली गई थी। बहुत सभी लोग मारे गए थे उसमें, और संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। ये धनुषकोडी को आज भी जो है घोस्ट विलेज कह सकते हैं आप, लीगल नहीं है, वहाँ पर कोई घर बना के नहीं रह सकता, अलग किया गया है।
सो उस टाइम फिर इस रोड का निर्माण हुआ और यहाँ से अगला हमारा सफ़र था त्रिची के लिए। त्रिची में एक नटराजा मंदिर है, नटराजा मंदिर में मैं इस समय ये तो खैर ये त्रिची में ही एक छोटा सा एक टेम्पल है। छोटा सा नहीं कह सकते, यहाँ पे तो गांव के बीच में भी बहुत भव्य मंदिर दिखाई देंगे आपको। और मैं देखता हूँ कि एक छोटे से गांव के बावजूद जिस तरह से रख रखाव इन मंदिरों का रखा गया है, इतने बिग स्ट्रक्चर और अद्भुत नमूना है कला का। हर छोटे से गांव में भी आपको भव्य मंदिर दिखाई देंगे। दक्षिण भारत मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको अगर आध्यात्मिक तौर पे आप कहें तो आप ज़रूर तमिलनाडु को विज़िट कीजिए। साउथ दक्षिण भारत नहीं कह सकता, हाँ, पर तमिलनाडु मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये फिर जो मंदिर है, फ़िलहाल मंदिर ऑलमोस्ट इसी स्ट्रक्चर में, मंदिर सारे ही मंदिर जो है इसी ऑलमोस्ट इसी स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। और अब हमारे सफ़र का आखिरी पड़ाव महाबलीपुरम, हमारे सफ़र का आखिरी पड़ाव। और महाबलीपुरम ये कह सकते हैं एक शांत और बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन। अगर आपको अपने आप को खोजना है, सिर्फ समंदर, कुछ रिजॉर्ट्स और अपने ये पत्थर से बनी हुई मूर्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जितने यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है जो कि एक ही पत्थर की चट्टान को काट के बनाया गया है। शिल्प कला को आप देखते ही बनता है यहाँ पे। महाबलीपुरम वैसे भी बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। सो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह। और यहाँ ये समंदर का किनारा। आज की सुबह मेरी महाबलीपुरम में, और यकीन मानिए पूरे सफ़र के बाद, उस थकान के बाद जो आराम, जो रिलैक्स मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ और कहीं नहीं। मैं 2 घंटा इस समंदर के किनारे बैठा हूँ और समय का पता भी नहीं चला। बहुत ही बेहतरीन अनुभव है यहाँ पर। जब भी आप तमिलनाडु आएँ, चेन्नई से बेहतर है कि आप महाबलीपुरम में कहीं रुकें। आपकी पूरी थकान को दूर कर देने वाला ये समंदर, बहुत बेहतर महसूस करेंगे। शायद ये मेरी आखिरी सुबह है आज चेन्नई में, और चेन्नई से मात्र 1 घंटे दूरी पर है ये, लेकिन बेहतरीन अनुभव ये।